ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले हैं। इस लेक्चर में हम केवल उन्हीं को पढ़ने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और इफेक्टिव रहने वाला है। लेक्चर को जब भी आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे और सारी चीजों को समझते चलेंगे। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूं कि जल्द ही मैं आपको ये आपका केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कल के लेक्चर है। जल्द ही मैं आपको फिजिक्स और मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जुड़े जरूर रहेंगे। और लगे हाथों एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, क्या नोट्स नहीं है, ई बुक नहीं है, पिछले साल के आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यू सेट्स आपके पास नहीं है, तो ये सारे पीडीएफ आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। मात्र एक टाइम के चाय नाश्ते के प्राइस में अर्थात 49 रुपए में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको साइड से कहीं से कोई भी नोट्स ई बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारी चीजें सबसे पहले आपको वहां पे डिफिनेशंस देखने को मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद से लास्ट में जब भी आपका चैप्टर समाप्त होगा तो उससे संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको ही मालूम है कि आपके 10th बेस की जो आपका 10th का सिलेबस है, ठीक है, उसी बेस पे ये सारी चीज रहती है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वही सारी चीजें रहती हैं। तो अगर आप अच्छे खासे तरीके से अगर उस उधर आपने पढ़ाई वगैरह की है 9th में 10th में अच्छे खासे तरीके से, थोड़ा बहुत भी अगर आपने अच्छा खासा पढ़ा है, तो बस आपको चीजों की प्रैक्टिस करनी है। और ये ऐसा तो नहीं है कि हाँ चलिए इसमें थियोरेटिकल पूछा जाता है कि हाँ डिटेल में हमें 2 पेज 3 पेज लिखना है, नहीं। इसमें बस आपके एमसीक्यू आते हैं, 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक ऑप्शन को आपको आंख बंद करके टिक करना होगा। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, बस देखते भी जाएंगे, तब भी आपके दिमाग में वो सारी चीजें फिट होती जाती हैं, बैठती जाती हैं। चलिए अगर आपने 20 क्वेश्चन पढ़ा, 20 में से चलिए 5-6 क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, बस आप प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपकी काफी ज्यादा जरूरी है और प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू 1500 एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ फॉर्म में। आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स ई बुक देखने को मिल जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, जो ग्रुप E1 E2 वाले बच्चे हैं, बायोलॉजी का, ठीक है, सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में देखने को मिल जाएंगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं चैनल पे जुड़ जरूर जाएंगे, ताकि यहाँ से आपको सारी गाइडेंस वगैरह, सारी अपडेट्स वगैरह, पढ़ाई तो अलग की चीज है, पढ़ाई तो चलिए आपकी होती रहेगी, लेकिन गाइडेंस काफी ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग में भटक जाते हैं, गलत तरीके से काउंसलिंग कर देते हैं, उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो काउंसलिंग वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, जो अपडेट्स वगैरह एक तरीके से गाइडेंस कह सकते हैं, वो मेन होता है, क्योंकि वहां से आप भटकते हैं। चलिए आपने प्रवेश परीक्षा में करिए कि फुल मार्क्स प्राप्त कर लिया, ठीक है, क्या किया भाई, आपने प्रवेश परीक्षा में फुल मार्क्स प्राप्त किया, लेकिन आपके पास आपको कई सारी अपडेट नहीं मिल पाई, आप काउंसलिंग सही से नहीं कर पाए, ठीक है, दाखिला सही से नहीं करा पाएंगे, एडमिशन सही से नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपके पास ये जानकारी वगैरह होनी चाहिए कि हाँ क्या क्या प्रोसेस होता है, किन किन चरणों से हमको किन किन स्टेप्स से हमको गुजरना होता है, किन किन चीजों से हमको गुजरना होता है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन दिख रहा होगा जे थॉमसन, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा जेम्स चैडविक और चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा नील्स बोहर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी भाई? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? अब इसको मैं थोड़ा सा टिक के साथ बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ याद रखेंगे। ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज, इसको आपको एक ट्रिक याद रखना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपके कहिए कि परमाणु में 3 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन तीनों की खोज आपको कैसे याद रखनी है? देखिए, ईथ पर नाच, जैसे ईद आती है, ठीक है, ईद पर नाच, तो वही क्या कह देंगे आप? ईथ। ईद को ईथ कह देना है, ठीक है, ईथ पर नाच। अब इस टिक के साथ आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब भी आपके क्वेश्चंस वगैरह अराइज होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पूछ दिया है कि हाँ प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ईद पर नाच, इसी को आप क्या कर लेंगे? ईथ पर नाच। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा ई इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन, मतलब ईथ पर नाच। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये प्रोटॉन हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब इसमें आपको देखना है था से क्या हो गया? थॉमसन। तो पहले हमने क्या बताया कि हाँ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, ठीक है। तो यहाँ पे थॉमसन दिख रहा होगा। प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन और आपको उसके बाद से रॉ दिख रहा होगा, तो इसमें रदरफोर्ड, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी भाई? तो रदरफोर्ड ने। फिर न्यूट्रॉन दिख रहा होगा, ये नाच, ठीक है। तो नौ से न्यूट्रॉन और चौ से चैडविक, ठीक है, चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, ठीक है। अब इससे देखिए आपका एक तरीके से ये
आपके माइंड में ट्रिक सेट हो गया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब भी पूछा जाएगा तो हम आसानी तरीके से कहिए कि ईज़िली तरीके से इसका कहिए कि आंसर दे पाएँगे। इलेक्ट्रॉन का आपने याद कर लिया कहाँ? इलेक्ट्रॉन का ईथ परनाच, ठीक है? अगर आपको नहीं भी याद है तो हाँ, जहाँ भी आपको था से थॉम्सन देखने को मिलेगा तो समझ जाएँगे कि हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कि हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। जहाँ भी आपको रदरफोर्ड देखने को मिलेगा तो ईथ परनाच, तो प्रोटॉन की खोज की बात होगी तो आपको रदरफोर्ड मार देना है, ठीक है? फिर न्यूट्रॉन की बात होगी नाच, ठीक है? तो नौ च से क्या आ जाएगा? जेम्स चैडविक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की खोज खोज चैडविक ने की थी, ठीक है? तो इस ट्रिक के साथ ये आपको कहिए कि हमेशा याद रहेगा। तो ईथ पर नाच, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ईथ इसमें आपका इलेक्ट्रॉन की खोज आपके थॉम्सन ने, प्रोटॉन की खोज आपकी कहिए कि रदरफोर्ड, जो कि कहिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड पूरा नाम है। तो ए रदरफोर्ड कभी-कभी लिखता है, कभी-कभी डायरेक्टली रदरफोर्ड दे देता है। तो रदरफोर्ड ने, और फिर आपका नाच हो गया, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपके जेम्स चैडविक ने, ठीक है? तो इस ट्रिक के साथ आपको याद रखना है। इसमें हमें क्या पूछा गया है? हमसे क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉम्सन ने। कब की थी भाई? ये भी पूछा जा सकता है कि कब किया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज? चलिए, जे थॉम्सन ने तो किया था। कब किया था? तो 1897। किसमें भाई? 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। किस प्रयोग के द्वारा किया गया था? तो कैथोड कैथोड रे ट्यूब, ठीक है? किस प्रयोग के द्वारा किया गया था? तो कैथोड रे ट्यूब के प्रयोग के द्वारा किया गया था। और इसी वक़्त निष्कर्ष, जब इसकी खोज हुई थी तो एक निष्कर्ष ये भी निकाला गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित कण है, ठीक है? इस पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। जब इसकी खोज हुई थी, खोज किसने की भाई? जे थॉम्सन ने की। कब की? 1897 में की। किसके प्रयोग के द्वारा की? तो कैथोड रे ट्यूब के प्रयोग के द्वारा की। और तभी ये निष्कर्ष निकला कि हाँ, मतलब कि ये पता चला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, अर्थात कहिए कि नेगेटिव चार्ज इस पे होता है। ये चीज़ आप समझ गए? फिर उसके बाद से तभी ये सिद्ध हो पाया। पहले क्या था? पहले क्या था कि ये जो आपका परमाणु है, ये सबसे सूक्ष्मतम कण है। इसके जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए, कि ये आपका ईंट हो गया, ठीक है? अब आपसे कह दिया जाए कि ईंट का सबसे छोटा कण प्राप्त करो, मतलब कि उसके और टुकड़े ना किए जा सके। तो हम क्या करेंगे? इसको तोड़ते एक छोटा-सा कण निकालेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, ये जो कण है, अब इससे छोटा इसको तोड़ करके नहीं किया जा सकता। ये सबसे सूक्ष्मतम है, सबसे छोटा है, ठीक है? मतलब अब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से पहले परमाणु को माना जाता था कि परमाणु क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है, इसको अब तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो परमाणु में क्या पता चला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। कई सारे कहिए कि इस प्रकार के आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कई प्रकार के कण होते हैं। तब ये पता चला कि नहीं, परमाणु भाई सबसे छोटा कैसे हुआ? जब इसको तोड़ करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अर्थात इसके अंदर और सारे कण मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तब भाई ज़ाहिर-सी बात है कि परमाणु सबसे छोटा नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तब सबसे छोटे होंगे। तो तभी सिद्ध हुआ था कि हाँ, परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है। एक तरीके से परमाणु का विभाजन हो गया कि हाँ, ये परमाणु क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है, इससे भी छोटे कण हैं, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है? तो ये इन चीज़ों को समझ गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है, या फिर इलेक्ट्रॉन सबसे सूक्ष्मतम कण है, या फिर प्रोटॉन, तो आपको परमाणु को ये पहले था कि हाँ, परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तब ये सिद्ध हो गया कि भाई हाँ, जो परमाणु है वो सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटा कण नहीं है। इसके अंदर भी और छोटे-छोटे कण हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते थे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया और कई सारी चीज़ों को लगभग आपने 6-7 क्वेश्चन्स को यहाँ पे आपने समझ लिया, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज खोज किसने की थी? तो जे थॉम्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? क्या पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने आपका क्या किया था? परमाणु के नाभिक की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है? और कब किया था? ये भी देखते चलिए, कब किया था भाई? तो 1911 में। कब किया था? 1900 1911 में, ठीक है? आपने ये देख लिया कि हाँ, परमाणु के नाभिक, परमाणु क्या है? ये परमाणु है, ठीक है? इसमें बीच में जो आपका ये नाभिक होता है, इसकी खोज की बात हो रही है, तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो आपकी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी भाई? तो 1911 में। किस प्रयोग के द्वारा किया गया था? तो अल्फा, किस प्रयोग के द्वारा? अल्फा
अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता था कि सोने की पन्नी यानी कि गोल्ड, सोने की पन्नी पे अल्फा कण के प्रकीर्णन के द्वारा प्रयोग करके कहिए कि आपके परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1911 में। किसके द्वारा की गई थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। और परमाणु का जो नाभिक, ये जो आपका एटम हो गया, परमाणु हो गया, बीच में आपका नाभिक हो गया, तो नाभिक में क्या होता है? धन आवेशित। ये जो आपका नाभिक होता है, इसमें केवल धनावेशित भाग होता है, अर्थात कहिए कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं भाई? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका एटम हो गया, परमाणु हो गया, उसके नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके नाभिक में हमेशा क्या होते हैं भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके बाहरी कक्षा में ऐसे चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आपके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव धन आवेशित कह लीजिए कण है एक प्रकार से, तो धन आवेशित ये होता है। और न्यूट्रॉन क्या है? ना ही वो ऋण आवेशित होता है, ना ही वो धन आवेशित होता है। वो एक तरीके से न्यूट्रल है, उदासीन है, उस पे कह लीजिए कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि हाँ, परमाणु के नाभिक में धन आवेशित कण होता है या फिर ऋण आवेशित कण होता है, तो आप बता देंगे कि परमाणु के नाभिक में भाई धन आवेशित कण होता है, क्योंकि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन तो कहिए कि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन की बात करें तो उसपे प्लस चार्ज होता है। तो जो आपका परमाणु के नाभिक की बात हो गई, तो उसमें अगर आपसे पूछा है कि हाँ, किस प्रकार का कण होता है? धनावेशित होता है या फिर ऋण आवेशित होता है? तो आप बता देंगे कि धनावेशित होता है। और परमाणु के बाहर, मतलब इसके नाभिक के बाहर जितनी भी कक्षाएँ होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसपे उनपे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो आपने क्या देखा कि हाँ, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु परमाणु के नाभिक की खोज की थी। कब की थी? तो 1911 ईस्वी में। किसके प्रयोग के द्वारा? तो सोने की पन्नी यानी कि गोल्ड की पन्नी पे अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग के द्वारा कहिए कि इसको खोजा गया था। और निष्कर्ष उसके बाद से क्या निकाला गया था कि जो परमाणु हो गया, उसके नाभिक में ये कहिए कि पूरा धनावेशित भाग स्थित रहता है, अर्थात कहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहते हैं, ठीक है? अर्थात कहिए कि उसमें उपस्थित रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहरी कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में कहिए कि गति करते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी, क्या है तीसरा क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या के कहिए कि बढ़ते हुए क्रम में परमाणु संख्या इसका और एटॉमिक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न जो नई वाली है उसकी बात हो रही है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नियम किसने दिया था? तो ये नियम मोस्ले का नियम कहलाता है, जो आपका कहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें आवर्त सारणी में भी कई बार कहिए कि संशोधन वगैरह किए गए थे, ठीक है? तो जो मोस्ले ने जो नियम दिया था, वही आपका ज़्यादा चलता है। आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि जो आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी का कहिए कि किस तरीके से व्यवस्थित रहेंगे, कैसे व्यवस्थित रहेंगे, इसका नियम किसने दिया था? तो मोस्ले। किसने? मोस्ले का नियम, यही ज़्यादातर आपका चलता है, मोस्ले का नियम, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपके कहिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कई सारे आपके लाइन रहते हैं, कहिए कि एक तरीके से बॉक्स रहते हैं, और इसी में सारे आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जितने भी आपके कहिए कि जितने भी तत्व हो गए, उनको सभी को मतलब एक-एक करके सीक्वेंस में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रखा जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? किसी भी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो किसी भी तत्व की परमाणु जो संख्या है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या, क्या उसमें प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर देखिए बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? कि प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है? और इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? प्रोटॉनों की संख्या को, अर्थात जेड से कह के दर्शाया जाता है प्रोटॉनों की संख्या को। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है? किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। और इसे हम क्या कर सकते कहते हैं, किससे दर्शाते हैं?
तो जेड से कहिए कि डिनोट करते हैं, अर्थात जेड से दर्शाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। समस्थानिकों में क्या समान होता है? काफ़ी ईज़ी सा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि समस्थानिकों में क्या समान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयनिक यौगिकों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन दिया हुआ है साधारण ताप पर द्रव होता है, दूसरा दिया है उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, तीसरा दिया है शुद्ध अवस्था में चालक होते हैं और चौथा दिया हुआ है अध्रुवी यानी कि अध्रुवी विलायकों में घुलनशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उच्च गलनांक और क्वथनांक, ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है? तो उच्च गलनांक वाले होते हैं और उच्च क्वथनांक वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सहसंयोजक यौगिकों की प्रकृति कैसी है? सहसंयोजक यौगिकों की प्रकृति कैसी है? इसमें ऑप्शन देखिए, पहला दिया हुआ है उच्च गलनांक, फिर दिया हुआ है जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक, फिर दिया है निम्न गलनांक और क्वथनांक और फिर डी वाला दिया है जल में आसानी से घुलनशील, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था? संयोजक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक और क्वथनांक, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीएच, पीएच पैमाना किसकी सांद्रता मापता है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी ईज़ी सा क्वेश्चन है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को मालूम होगा कि पीएच पैमाना किसकी सांद्रता को मापता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। पीएच पैमाना किसकी सांद्रता को मापता है? तो H प्लस आयन की सांद्रता को मापता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 9वां क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? काफ़ी ईज़ी सा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्या होता है भाई? 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम होता है और 7 है तो आपका कहिए कि उदासीन है, न्यूट्रल पोज़ीशन पे है, 7 से अधिक रहेगा तो आपका क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू, पीएच मान कितना होता है? तो 7 से हमेशा कम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वही, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से आपका अधिक होता है। क्या होता है भाई? 7 से आपका अधिक होता है तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि जो क्षारीय विलयन है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ऑक्सीकरण में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों का लाभ, इलेक्ट्रॉनों की हानि, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन की हानि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की हानि। इसमें क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक तरीके से दूसरी जगह जाते हैं, अर्थात कहिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कहीं और चले गए तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई? हानि हो गई, ठीक है? तो इसके इससे क्या होता है कि ऑक्सीकरण की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? एक तरीके से इलेक्ट्रॉन हमने खो दिया, ठीक है? क्या कर दिया भाई? इलेक्ट्रॉन हमने खो दिया। इलेक्ट्रॉन मेरे पास था, ऑक्सीकरण में हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को खो दिया। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारे पास से गायब हो गया। तो ऑक्सीकरण में हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवकरण में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन रिडक्शन, ठीक है? अवकरण में क्या होता है? अवकरण में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी आपका कहिए कि अवकरण में क्या होता है? इसमें आपका जो कहिए कि इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका लाभ होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है। ऊपर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास था, गायब हो गया। अवकरण में क्या होगा? रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का लाभ होगा, अर्थात क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉनों का लाभ होगा, इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। ऊपर वाले में ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन हमसे गायब हुआ था, हमसे लॉस हो गया और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का लाभ, अर्थात इलेक्ट्रॉन हमें क्या होंगे? मिलेंगे, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? व्हाट इज ये रेडॉक्स रिएक्शन? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इजी सा क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो इसमें क्या होता है भाई? जो भी आपका ऑक्सीकरण हो गया और अवकरण हो गया, ये दोनों होते हैं, ठीक है? बोथ आपका ये देखिए, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्स अभिक्रिया क्या है? इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होते हैं, अर्थात के लिए कि
इलेक्ट्रॉन जाते भी हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो इलेक्ट्रॉन चले गए हमारे पास से। फिर अवकरण में क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गए, फिर से आ गए। तो जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन हमसे क्या होते हैं, खो भी जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास से एक तरीके से चले गए और हमारे पास फिर से चले भी आए। तो ये जो दोनों रिएक्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, क्या पूछा गया है, व्हाट इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। क्या होती है भाई संतृप्त विलयन में, जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल है कि ठोसों का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, आपका सब्लिमेशन कहलाता है। तो जैसे कोई ठोस पदार्थ है, जैसे ईंट ले लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अब सीधे गैस में बदल गया। ऐसे नॉर्मली समझिए कि जब भी आपके पास कोई ठोस, कोई सॉलिड कह लीजिए ऑब्जेक्ट है और वो सीधे गैस में बदल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। ये नॉर्मल मैंने आपको, ईंट तो नहीं होगा, इसका नॉर्मल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि हाँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास ईंट है, ठीक है, और आपका ईंट किसी तरीके से मान लीजिए सपोज कीजिए सीधे ठोस में है और ठोस से सीधे क्या हो गया, गैस में बदल के उड़ने लगा। तो इसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस से सीधे आपका गैस में ये सारी चीजें क्या होती है, बदल जाती हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो रियल एग्जांपल है, आपका सूखा बर्फ हो जाएगा, ठीक है। सूखा बर्फ क्या होता है, वो डायरेक्ट आपका ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। और एक आपने कपूर का नाम सुना होगा, ठीक है, किसका नाम, कपूर। कपूर क्या होता है, ठोस में रहता है, वो भी सीधे आपका क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस का सीधे गैस में बदलना आपका सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नॉर्मल एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो सूखा बर्फ आप कह सकते हैं, फिर कपूर कह सकते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं कि गैसों का विसरण सबसे तेज क्यों होता है। यहाँ पे पूछा गया है कब नहीं होता, ये पूछा गया है कि गैसों का विसरण सबसे तेज क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कणों के बीच अधिक स्थान के कारण। क्या होता है भाई, कणों के बीच अधिक स्थान के कारण। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका कहिए कि राइट आंसर हो जाएगा कि गैसों का विसरण सबसे तेज क्यों होता है। तो जो कण होते हैं, तो कणों के बीच में अधिक स्थान होता है, उसी के कारण क्या होता है, गैसों का जो विसरण होता है वो काफी तेज होता है, अर्थात कहिए कि सबसे तेज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका। इसमें जो होता है, जो अंतर आणविक बल होता है, एक तरीके से नगण्य के बराबर होता है, और जो बीच की दूरी होती है वो अत्यधिक अधिक होती है, खाली स्थान वगैरह ज्यादा होता है, तो इसीलिए गैसों का विसरण सबसे तेज होता है। तो कणों के बीच किसके कारण भाई, कणों के बीच अधिक स्थान के कारण काफी ज्यादा एक तरीके से स्पेस रहता है, ठीक है। और इसमें जो कहिए कि दाब रहता है, प्रेशर रहता है, तो कम दाब पर भी और भी तेज, जितना कम दाब रहेगा तो और भी तेज कहिए कि गैसों का विसरण वगैरह होता है। फिर चलिए उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्प्रेरक क्या है, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इजी सा क्वेश्चन है कि भाई उत्प्रेरक क्या है। तो उत्प्रेरक क्या है भाई, आपका एक प्रकार का उत्प्रेरक क्या है, आपका एक प्रकार का अभिक्रिया का वेग बढ़ाने वाला एक तरीके से कह सकते हैं पदार्थ है। तो उत्प्रेरक क्या है, अभिक्रिया के उत्प्रेरक क्या करता है, तो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है भाई, वो बढ़ाता है, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। उत्प्रेरक क्या करता है, जैसे कोई भी आपका पदार्थ हो गया, तो उसकी अभिक्रिया जो भी उसपे रिएक्शन वगैरह हो रहे हैं, उसके वेग को बढ़ा देगा। स्वयं अंत में अपरिवर्तित रहता है और लास्ट में क्या रहेगा, खुद ही अपरिवर्तित रहेगा, बिना परिवर्तन किए हुए वो रहेगा, लेकिन वो अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, धीरे-धीरे बढ़ाते चले जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है भाई, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन आ गया आपका और कार्बन आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन। ऑप्शन नंबर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। काफी सिंपल क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CN
H2N+2, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, देखिए एल्कोहल की बात, हाँ एल्कोहल की बात हो रही है कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी OH होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एल्कोहल की बात हो रही है कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? तो OH, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद से कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कहिए कि क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए COOH, ठीक है। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का कहिए कि क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन किसका बहुलक है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इजी सा क्वेश्चन है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एथीन, ठीक है। पॉलीथीन के लिए कि किसका बहुलक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ एथीन का क्या है, ये आपका बहुलक है। और एथीन जिसे हम एथिलीन भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? C2H4, क्या होता है भाई? C2H4 रहेगा, ठीक है। C2H4, ठीक है। एथीन जिसे एथिलीन, ठीक है, एथिलीन कहते हैं। तो C2H4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन किसका कलिए के उदाहरण कह सकते हैं? किस प्रकार के कलिए की बहुलक का उदाहरण कह सकते हैं? तो योगात्मक बहुलक, किसका? योगात्मक बहुलक, ठीक है। फिर आप अगर कम घनत्व पॉलीथीन की बात करेंगे, चलिए ये तो हम आगे पढ़ेंगे। कम घनत्व और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, जैसे कम घनत्व वाली आपका LDPE हो गया और उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन आपका HDPE हो गया, ठीक है। उपयोग क्या होता है पॉलीथीन का? सभी बच्चों को मालूम है कि बोतल वगैरह, थैलियाँ वगैरह, खिलौने वगैरह, पाइप वगैरह बनते हैं, ठीक है। और पॉलीथीन की बात करें तो ये आपके इनका जो गुण होता है वो काफ़ी एक तरीके से हल्का होता है और रासायनिक तरीके प्रतिरोधी होते हैं, जलरोधक होते हैं और कुचालक होते हैं, ठीक है। ये आपके सुचालक नहीं होते। ज़ाहिर-सी बात है पॉलीथीन है, ये कुचालक ही होंगे विद्युत के, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। बेंजीन वलय में कार्बन परमाणु होते हैं? बेंजीन वलय में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 6, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि बेंजीन वलय में 6 कलिए के कार्बन परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण कहाँ होता है? विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण क्या होता है, कहाँ पे होता है? तो आपका एनोड पे होता है। किस पे होता है भाई? एनोड पे होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण हमेशा आपके एनोड पर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? सीसा जो संचायक सेल हो गया, उसमें आपका विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत संचायक सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या गया है कि सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य की बात हो रही है कि उसमें क्या होता है? कौन सा विद्युत अपघट्य होता है? तो H2SO4 आपका विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार उदासीन होकर लवण बनाते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार उदासीन होकर लवण बनाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनीकरण, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? अम्ल और क्षार उदासीन होकर कलिए की लवण बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27वां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हैबर प्रक्रम किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? हैबर प्रक्रम में किस चीज का उत्पाद किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया, जैसे खाद वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो हैबर प्रक्रम किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? अमोनिया के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग आपका 7.4, ठीक है। 7.4 के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? भाई 7 होता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिटमस पेपर किससे बनता है? लिटमस पेपर किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्राकृतिक रंजक के द्वारा, ठीक है। एक प्राकृतिक रंजक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? इसको आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता जस्ता की क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक प्रकार के मिश्र धातु है। अब किसकी मिश्र धातु है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीतल क्या है? मिश्र धातु है या फिर धातु है या फिर अधातु है, ठीक है? तो आपको क्या बताना है कि हाँ, मिश्र धातु है। अब किसकी मिश्र धातु है? किस-किस चीज़ से मिलकर के बनी है? तो तांबा और जस्ता अर्थात कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए काँसा किसकी मित्र मिश्र धातु है? काँसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट राइट आंसर हो जाएगा कि काँसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर एंड टीन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कौन-सी गैस वायु से हल्की है? यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन-सी जो गैस है वो वायु से भी हल्की है? तो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन जो होता है वो वायु से भी हल्की गैस होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कौन-सी गैस जलने में सहायता करती है? कौन-सी जो गैस है वो जलने में सहायता करती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को मालूम है कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ पे कोई चीज़ जल ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो कौन-सी गैस जलने में सहायता करती है? तो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के आप चीज़ों को जला नहीं पाएँगे, ठीक है? फिर इसके बाद से देखिए क्लोरोफिल में कौन-सा धातु तत्व होता है? क्लोरोफिल में कौन-सा धातु तत्व होता है? क्लोरोफिल की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, मैग्नीशियम, ठीक है? क्लोरोफिल में कौन-सा धातु तत्व होता है? तो मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन-सा धातु तत्व होता है? हीमोग्लोबिन में कौन-सा धातु तत्व होता है? तो आयरन, लोहा, ठीक है? लोहा, ऑप्शन नंबर देखिए ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन-सा धातु तत्व होता है? तो लोहा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन-सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, हीरा। सभी बच्चों को मालूम है कि हीरा क्या है? सबसे कठोर होता है, ठीक है? सबसे कठोर पदार्थ प्राकृतिक, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? आपने देखा होगा पेंसिल, ठीक है? पेंसिल देखा होगा आपने, ठीक है? पेंसिल में क्या होता है, जो आपका आगे जैसे मान लीजिए कि आपकी पेंसिल हो गई, इसमें जो नुकीला पार्ट आपका आगे से जो ब्लैक ब्लैक पार्ट वो निकला होता है, वही आपका क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट का इसमें पूछा क्या गया है कि ग्रेफाइट का उपयोग क्या पूछा गया है? ग्रेफाइट का उपयोग कहिए कि किसमें किया जाता है? तो पेंसिल की शीशा, ठीक है? जो पेंसिल का आपका ये जो लीड होता है, इसी को ये ग्रेफाइट से ही बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ, पेंसिल की शीशा को बनाने में, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे हल्की धातु कौन-सी है? सबसे हल्की धातु की बात हो रही है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे धातु की बात हो रही है, ठीक है? तो लिथियम क्या हो जाएगा? लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन-सी है? तो आपका लिथियम, ठीक है? लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग इसका जो आपका घनत्व होता है, कितना होता है? लगभग पानी से आधा हल्का होता है। कितना होता है भाई? 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लगभग पानी से आपका आधा हल्का होता है। इसका जो घनत्व होता है, पानी के घनत्व से आधा हल्का होता है और इसके कहिए कि रंग की बात करें, तो रजत सफेद टाइप का इसका कहिए कि रंग वगैरह होता है, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने, हेनरी बैकरेल ने। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, हेनरी बैकरेल। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने। और कब की थी? कब की थी ये भी पूछा जा सकता है, तो 1896 ईस्वी में, ठीक है? 1800 सही से लिख दूं मैं? 1896 ईस्वी में रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी कहिए कि बैकरेल के द्वारा की गई थी। ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी? देखिए, मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। किस सन में की थी भाई? तो 1898, ठीक है? 1898 में मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हान और फ्रिजट स्ट्रैमस, ठीक है? ऑटो हान और फ्रिजट, इसमें एक ही नाम दिया गया है, ऑटो हान, ठीक है? दो लोग थे, एक ऑटो हान और एक फ्रिजट स्ट्रासमैन करके थे, ठीक है? तो इसमें एक ही नाम दिया गया है, दोनों देगा तो आपको दोनों को टिक करना है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ओटो हान, ठीक है? ऑटो-हान या फिर ओटो-हान कह लीजिए, और एक और वैज्ञानिक थे फ्रिजर्ट स्ट्रासमैन करके, ठीक है? और कब किया गया था इसकी खोज, नाभिकीय विखंडन की खोज कब किया गया था? तो 1938 में। कब? 1938 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नाभिकीय विखंडन की खोज कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ओटो हॉन, ठीक है? या फिर अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए फ्रिजर्ट स्ट्रासमैन, तो वो भी आपको लगा देना है, दोनों ने मिलकर के खोज किया था। कब किया गया था? तो 1938 में, ठीक है? किसके द्वारा, किस प्रयोग के द्वारा? तो यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके। किस पर? यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके नाभिकीय विखंडन की खोज को किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस गैस का दाब बढ़ाने पर, नहीं, किसी गैस का दाब बढ़ाने पर उसका आयतन कैसा होता है? कोई कोई गैस हो गया, ठीक है? तो उसका जैसे-जैसे हम दाब बढ़ाते चले जाएँगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो घटता चला जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा भाई? जैसे-जैसे हम दाब बढ़ाते चले जाएँगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक उच्च किस कारण होता है? किसी भी द्रव का क्वथनांक हो गया उच्च किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें ऑप्शन कौन-कौन सा दिया है? बी, अंतराणविक बलों के कारण, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अंतराणविक के कहिए कि बलों के कारण क्या होता है? जो क्वथनांक होता है एक तरीके से कहिए कि काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है, ठीक है? क्वथनांक क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है। तो पूछा क्या गया है? किसी द्रव का क्वथनांक उच्च किसके कारण होता है? तो अंतराणविक बलों के कारण, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन आपको 4 देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है? ऊर्जा संरक्षण, ठीक है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है, ठीक है? आपको मालूम है कि ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। एक छोटा-सा एग्जांपल, पंपिंग सेट या फिर जनरेटर सभी ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है भाई? केमिकल एनर्जी, ठीक है? केमिकल केमिकल एनर्जी जैसे आपका डीजल, पेट्रोल वगैरह हो गया, हम उसको केमिकल देते हैं, ठीक है? और वो उसी एनर्जी को वेस्ट करके एक तरीके से मतलब नष्ट नहीं करता है, उस एनर्जी को वो क्या कर देता है, आपका कहिए कि एक तरीके से गैस के फॉर्म में, जैसे धुएँ के फॉर्म में आपने देखा होगा, जैसे आपका पेट्रोल या फिर डीजल से कहिए कि आपका पंपिंग सेट चल रहा है, ठीक है? डीजल से, और उसके बाद से क्या करेगा, आपकी जो वो केमिकल एनर्जी हो गई, आपका डीजल हो गया, ठीक है? अब इससे क्या करेगा, जब भी आपका पंपिंग सेट या फिर जनरेटर वगैरह चलेगा, वो धुआँ वगैरह निकालेगा, तो वो दूसरी एक प्रकार की आपकी एनर्जी को क्या करता है, निकालता है, अर्थात ये आपका एक तरीके से एनर्जी था, ठीक है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यही कहता है कि हाँ, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, या बस एक स्थान से दूसरे स्थान में का या फिर कह सकते हैं परिवर्तित होते रहता है। एक कली के फॉर्म में दूसरे फॉर्म में है, और दूसरे फॉर्म में एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाता है, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, बदलते रहता है, ठीक है? जैसे ये केमिकल एनर्जी है, ठीक है? अभी आपका धुएँ के फॉर्म में एक तरीके से गैस के फॉर्म में आपका बदल गया, ये वेस्ट नहीं हुआ, जो भी आपका डीजल था, वो एक तरीके से एक फॉर्म में था, केमिकल फॉर्म में था, और वो आपका फिर अब गैसीय फॉर्म में एक तरीके से हो गया, वातावरण में जाकर के आपका मिल गया। तो यही आपका जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, वो यही कहता है कि एनर्जी को न ही हम बना सकते हैं, न ही हम नष्ट कर सकते हैं। वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, बस बदल जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपशिष्ट जल का उपचार किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? अपशिष्ट जल का उपचार किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए 47 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? यहाँ पे देखिए सीवेज, शायद कट गया, हाँ, नीचे शायद है, ठीक है? सीवेज उपचार, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अपशिष्ट जल का उपचार किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो सीवेज, ठीक है? सीवेज उपचार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका? वायु प्रदूषण में NO2 का योगदान किस ओर होता है? वायु प्रदूषण में NO2 का योगदान किस ओर होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? किस ओर की बात हो रही है कि वायु प्रदूषण में NO2 का योगदान किस ओर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब किस ओर, मतलब कि कौन-सा प्रदूषण वो करता है? वायु प्रदूषण में NO2 का योगदान किस ओर होता है? तो वायु प्रदूषण की ओर होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं आप
आप सभी बच्चों को एक बार फिर से बता दूँ कि अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, ई-बुक नहीं है, आपको मार्केट से कुछ नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है? तो नोट्स, ई-बुक और पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज़ में मात्र ₹49 में आपको एक टाइम के चाय नाश्ते के प्राइस में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएँगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ भी मैं आपको दे दूँगा एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। आपको बस अपनी ओर से मेहनत करनी है, आपको अपनी ओर से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आगे चल के अच्छा खासा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों का लाभ आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ, वो कहीं से आपको किसी भी प्रकार से कहीं से आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपके सिंपल-सिंपल, ईज़ी-ईज़ी डेफिनिशन रहेंगे हर एक चैप्टर वाइज़, ठीक है? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले बच्चे जो ग्रुप E1, E2 वाले हैं, सभी का आपका मिल जाएगा, ठीक है? और उसके बाद से जैसे आप एक-एक चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, उसके नीचे आपके एमसीक्यू रहेंगे। उस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन-सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन-सी गैस है? इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है? सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कहीं से आपको देखना नहीं है, आपको खुद से आप प्रैक्टिस एक तरीके से कर रहे हैं। खुद से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन-सी गैस है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हीलियम है? तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जल्द ही मैं आपको केमिस्ट्री के 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के लेक्चर्स और उसके बाद से फिजिक्स के और मैथ्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के लेक्चर्स जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल पे जुड़े ज़रूर रहेंगे और प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सभी सब्जेक्ट के नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स, ई-बुक और पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।